नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा को रोकने की तमाम कोशिशें जारी है। उनके काफिले पर पथराव किया गया। असम में लगातार वहां की सरकार ने उनकी यात्रा में विघ्न डाली। वहां की सरकार ने अभी ताजा तरीन खबरें आ रही हैं, झारखंड से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में सत्ता पलट जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, अब एनडीए के साथ है। कल चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो चुनावी धांधली की गई, देश ने देखा, वीडियो सामने आया है। कुल मिलाकर जो सत्ता पक्ष है, अपनी राह के सारे कांटों को हटा देना चाहता है। मोदी और शाह की जोड़ी ये चाहती है कि चुनाव, लोकसभा चुनाव जो सामने है 24 के चुनाव, उसके पहले विपक्षी दल को, तमाम दलों को कमजोर कर दिया जाए और उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। सबसे विपक्षी दल के जो सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, अभी उनकी यात्रा बिहार में है। वे लगातार सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दे उठा रहे हैं। जो भी देश में सियासी हलचलें हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनलिस्ट जुड़े हैं दिल्ली से। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवाता हूं। संजय जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत संजय बहुत जी शुक्रिया। दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और अ, दिल्ली में रहते हैं। साउथ एशिया के कई देशों की इन्होंने यात्रा की है। इंटरनेशनल नेशनल मीडिया हाउस के साथ जुड़कर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कई देशों से रिपोर्टिंग की है और लगभग 20 सालों से भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। तो ये इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे आज कि जो देश में चल रहा है उसे एक जर्नलिस्ट के नजरिए से, पत्रकार के नजरिए से, चूंकि इनके पास एक व्यापक अनुभव है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के इश्यूज को देख रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं। तो संजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो अभी दो तीन लगभग 22 के बाद कह लीजिए, या 22 के थोड़े दिन पहले से जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद लगातार 22 के बाद जो कुछ हुआ बिहार में, कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले भारत रत्न देने का, फिर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का, या राहुल गांधी की यात्रा को बीच बीच में जो व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है, ईडी को छोड़ा गया है, और फिर चंडीगढ़ का मामला है। क्या देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है देश में? सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो वर्तमान मोदी सरकार है, उनकी रणनीति क्या है? आगे देश को कैसे चलाना चाहते हैं? देखिए, आपने जो बात की राहुल गांधी की यात्रा की, तो यात्रा के पहले दिन ही आप देखिए कि जो राहुल गांधी से अटेंशन हटाने की कोशिश की गई थ्रू मीडिया, वो पहले दिन मिलिंद जो देवरा थे, उनका रेजिग्नेशन हुआ और वो मीडिया पे न्यूज़ बना, जब उनका पहला दिन यात्रा का था। फिर ये एक एक कोशिश है, चूँकि वो मेरे ख़्याल से जहाँ तक आप देखिए जो भी घटनाक्रम राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उससे आप समझेंगे कि जो एक सरकार बड़ी सोची-समझी नीति के तहत ये कोशिश कर रही है कि जो राहुल गांधी पे अटेंशन, नेशन का अटेंशन नहीं जाए, उनकी यात्रा पे अटेंशन नहीं जाए, उनके जो जो क्राउड वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पे नहीं जाए। इसीलिए आप चाहे वो शुरुआती दौर में मिलिंद देवरा का रेजिग्नेशन हो, फिर वो असम में जब वो थे, तो जिस ढंग से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोशिश की कि जो उनके यात्रा में विघ्न डाले, उनकी यात्रा को अंडरमाइन करें। वो फिर जब बिहार इंटर होने से पहले ही नीतीश कुमार को अपने साथ उन्होंने खींच लिया और उसके पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देकर इन्होंने ये कोशिश की कि राहुल गांधी की यात्रा पे जो फ़ोकस होना चाहिए, जो फ़ोकस
अदरवाइज़ चला जाता, वो नहीं हो। अब देखिए वो झारखंड उनकी यात्रा 1 आध 2 दिन में चली जाएगी, झारखंड में एंटर करने वाली है। अब हेमंत सोरेन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। हेमंत सोरेन को इतने दिनों से ये पूछताछ, ये वो कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो हेमंत सोरेन को भी ऐसा टाइम किया अरेस्ट करने का कि हेमंत सोरेन सोरेन न्यूज़ बन जाए। राहुल गांधी की यात्रा का जो न्यूज़ है, जो भी वो बोल रहे हैं, वो डोमिनेट नहीं करे, वो अखबारों के एक छोटे से भाग में केवल वो रह जाए। जो चाहे वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनको वो प्रोमिनेंस नहीं मिले। तो ये कोशिश है कहीं न कहीं सरकार को, ये एक अलर्ट है, सरकार अलर्ट है और डर भी है कि जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, वो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए इलेक्शन से पहले। और इसी में इसी कड़ी में मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ कि जिस ढंग से डिसरप्शंस करने की कोशिश की जा रही है, जिस ढंग से लगातार सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है, सरकार के मीडिया के द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा को किसी भी ढंग से एक नेशनल कॉन्शियसनेस में पहुँचने नहीं दिया जाए, जिस हिसाब से पहली यात्रा पहुँची थी। पहली यात्रा में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मीडिया वालों ने वो उस प्रोमिनेंस के साथ उसको नहीं दिखाया, जिस प्रोमिनेंस के वो भागी थे, अधिकारी थे। लेकिन वो तो भी वो एक नेशनल कॉन्शियसनेस काफ़ी लोगों के साथ जुड़ा, काफ़ी वो न्यूज़ बन के ही रहा और लोगों में चर्चा का विषय बना। अब ये राहुल गांधी का दूसरी जो यात्रा है उसको ये चर्चा बनने नहीं देना चाहते। मेरे ख्याल से यही कोशिश सरकार कर रही है और सरकार ये दिखाना चाह रही है कि जो भी हैं हम ही डोमिनेट कर रहे हैं, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने नहीं है। जो इलेक्शन जी। के पहले एक ये नैरेटिव बीजेपी जो सरकार जो सेट करके रखना चाहती है। बीजेपी के पास कॉर्पोरेट है, बीजेपी के पास चुनावी चंदे हैं, अकूत धन, बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन से लेकर मीडिया और उसके पास एक बहुत बहुत मजबूत संगठन और फिर उसके दर्जनों आनुषंगिक संगठन जो दिन रात ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लोगों के दिमाग पर कब्जा करने के लिए, धर्म, कर्म और तमाम चीज़ों को लेकर के। उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी भी उसके पास ज़बरदस्त है। वे 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कि 1000 साल बाद क्या होगा। और अभी जो कुछ देख रहे हैं कि एक-एक चीज़ कैसे इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ उन कांग्रेस का नेता वो इस्तीफ़ा देता है, बीजेपी जॉइन कर लेता है। बीजेपी नहीं, शिवसेना ना? या वो जो देवरा। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसका। हाँ, तो वो फिर इधर कैसे नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उसके अगले ही दिन ये ईडी की वो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसके जस्ट पहले ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, तो एक-एक लग रहा है कि चुनाव तक किस महीने, किस दिन क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। प्लान, हुँ, प्री प्लान और पोस्ट प्लान सब तैयार है। लेकिन कांग्रेस और अब तो खैर विपक्षी जो इंडिया गठबंधन एक तरह से बिखर ही गया हुआ लग रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें जो देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल है, जिसके चेहरा राहुल गांधी हैं, उनके पास संगठन भी नहीं है, क्या स्ट्रेटजी भी नहीं है, धन भी नहीं है, फिर कैसे होगा? बिहार पर आपकी नज़र लाना चाहते हैं, चूँकि आप बिहार से शायद ताल्लुक रखते हैं। बिहार में ही देखें, इस दौर में बीजेपी, जिसे ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता रहा है, वह पहले संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है बीजेपी, फिर नित्यानंद राय यादव जाति से अध्यक्ष बनाती है। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। यानी ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, मतलब उसकी नज़र वोट को साधने पर है। और यहाँ अभी देखिए कांग्रेस का, जब से मैं देख रहा हूँ, कई दशक से बिहार में कोई संगठन नहीं। वही अब मदन मोहन मिश्र को, मतलब ब्राह्मण जाति से उनको अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। वही अखिलेश प्रसाद सिंह कई दशकों से बिहार में एक इक्के-दुक्के नेता नज़र आते हैं। ऐसे में
यहाँ मुज़फ्फरपुर की बात करें तो एक है यहाँ अध्यक्ष या झंडा ढोने वाले 2, 4, 5 लोग, वही वर्षों से हैं। तो एक तो पब्लिक को जोड़ नहीं पाते हैं, इनके पास संगठन नहीं है, छात्र संगठन भी नहीं है। फिर कैसे सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो सामने पहाड़ जैसी चुनौती है मोदी सरकार या मोदी के कैंपेन की, वो तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत कुछ होगा। छवि सुधर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं, आपका कहना सही है। बिहार में जहाँ तक बिहार की बात है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वो सोच नहीं है कि कैसे इसको रिवाइव किया जाए, कैसे लोगों के बीच में अपना अपना जो अस्तित्व है, उसको बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के बीच पहुँचा जाए। मेरे ख्याल से एक ये भी है कि जो कांग्रेस की एक सीमा ये है बिहार में कि वो आरजेडी को नाराज़ नहीं करना चाहती। अगर कांग्रेस बिहार में एक्सपैंड अपने को करना चाहे, अगर अपने को बढ़ाना चाहे, अपनी पैठ बढ़ाना चाहे, तो वो उसका मतलब ये होगा कि उससे कहीं न कहीं आरजेडी से पंगा लेना पड़ेगा। आरजेडी के बहुत सारे जो आरजेडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे और भी ओबीसी हो, उसमें वो सेंध लगाएँगे। तो ये मेरे ख्याल से ये आरजेडी के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर अ, कांग्रेस बिहार में एक्ट कर रही है, ये जो जो भी अपनी एक्टिविटी करती है, उसी को ध्यान में करती है। इसीलिए वो आगे बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं अपने को, कोई नई सोच नहीं ला पा रहे हैं। और एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस का झंडा लेने वाले बहुत कम रह गए, कम से कम ओपनली, उस दौर में कांग्रेस एक मृत जैसा दिखे बिहार जैसे स्टेट में, इतने बड़े राज्य में, तो हम लोग जैसे चिंतक के लिए तो थोड़ा ये दुःख वाली बात हो ही जाती है कि जो एक ऐसी पार्टी जो ऑल इंडिया प्रेजेंस रखती है और जिसे ऑल इंडिया प्रेजेंस रखना चाहिए, और जो एक एक दूसरे सोच में, एक सेकुलर सोच में विश्वास करने वाली पार्टी है, उसको और मजबूती के साथ अपने को आगे लाना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर पाई है। कांग्रेस की अपनी सीमा है। लेकिन लड़ाई आज जो है, ये पहले भी अगर आप देखें, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में पहले भी छोटे-छोटे दल मिलकर लड़ाई लड़ते थे और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी को हरा देते थे। उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं रहता था, लेकिन वो अट्रैक्ट कर पाते थे लोगों का अटेंशन। आज वो पॉसिबल नहीं है। पहले ये पॉसिबल था कि आप मीडिया को भी अपने साथ जोड़ लेते थे कि चूँकि मीडिया कम से कम एक परमानेंट अपोज़िशन के रूप में खड़ी रहती थी पहले। अब मीडिया उस भूमिका में नहीं है, मीडिया उस रोल में नहीं है। मीडिया एक परमानेंट अपोज़िशन नहीं रह गया इंडिया में, कम से कम लार्ज लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया। एक छोटा-सा तबका ज़रूर है, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया हैज़ बिकम परमानेंट गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट। अब ये प्रॉब्लम है। प्लस रिसोर्सेज़ की कमी और फिर कोई इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट नहीं। तो आज अगर विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस लड़ रही है, तो केवल वो एक पार्टी के साथ नहीं लड़ रही है। वो एक पार्टी के खिलाफ तो लड़ ही रही है, प्लस वो लड़ रही है सारे इंस्टीट्यूशंस जो उसके खिलाफ है, जो मीडिया उनके खिलाफ है। तो ये लड़ाई नॉर्मल लड़ाई नहीं है। अब ये देखना है कि ये इसको कैसे आगे कांग्रेस ले जा सकती है। मैं सोचता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा केवल इस इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस भी समझ रही है, ये लड़ाई एक इलेक्शन तक नहीं है, लंबी लड़ाई है और उसी लड़ाई के लिए कांग्रेस अपने को तैयार कर रही है। और ये जो लेकिन लेकिन संजय जी, ये बीजेपी जिस तरीके से चल रही है या जो कुछ भी हो रहा है देश में, उससे तो यही लग रहा है कि इसके बाद चुनाव ही नहीं कराएँ। अब लोग तो बोल रहे हैं, कल कल भी खरगे साहब ने बोला कि जो अब जिस आप जो भी जो जिस हिसाब से उनका व्यवहार रहा है पिछले दिनों में बीजेपी का, जिस हिसाब से चीज़ें इवॉल्व कर रही है, उस हिसाब से वो वन पार्टी सिस्टम जैसे एर्डोगन ने तुर्की में बनाया, चाहे रशिया में पुतिन का है, उस ढंग से बनाकर एक एक डोमिनेंट पावर के रूप में रखना चाहते हैं और सारे जो विपक्षी दल हैं उनको अंडरमाइन करके रखना चाहते हैं। क्या
हम वो उस ढंग से रियली जैसे सरकार सोच रही है, क्या इंडिया भी वैसे ही ढल जाएगी? इंडिया ऐसे दौर से कभी गुज़री नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले वक़्त में क्या लोग इस ढंग का सब्जुगेशन बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या विपक्ष एज़ इतने आसानी से सब चीज़ खो देने के लिए तैयार हो जाएगी? तो ये देखने वाली बात है, ये लड़ाई है एक अलग रूप में, एक नए स्वरूप में इंडिया के पास 70 साल के बाद एक नई नई राजनीतिक लड़ाई है। तो वो विपक्षी दल को कांग्रेस जैसी पार्टियों को ही लड़ना है। कांग्रेस कांग्रेस के पास ही जो राइट थिंकिंग लोग हैं, उन्हीं उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। अब कांग्रेस को अपने को इवॉल्व करके इसमें लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी इंटरनल स्ट्रगल है कांग्रेस का। तो उनको अपने को कैसे तैयार करना है कि वो लोगों के बीच एक अट्रैक्टिव प्रोपोज़िशन के रूप में पहुँचे और लोगों के बीच में प्रेज़ेंस अपना काफ़ी बढ़ाए। वो कांग्रेस को सोचना, उनको स्ट्रैटेजाइज़ करना उसी रूप में। प्लस ये लड़ाई केवल पार्टी की भी नहीं है, ये लड़ाई सब चीज़ हम जैसे आप जैसे लोगों की है, उन उन राइट थिंकिंग सेकुलर लोगों के लिए, लिबरल लोगों के लिए जो आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते थे। जो जो इंडिया को एक दूसरे स्वरूप में देखना चाहते थे। अभी जिस हिसाब से एक इंडिया को एक मेजॉरिटेरियन स्टेट, एक हिंदूवादी स्टेट बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस रूप में वो देखना नहीं चाहते। वो देखना चाहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बना रहे जहाँ पे सब अपना-अपना स्पेस अपने-अपने स्पेस में सब रहे। सब अपने-अपने तरीके से जिए। किसी पे किसी की सोच इम्पोज़ नहीं हो। तो ये लड़ाई सबकी है और लेकिन लेकिन ये जो है अभी जो सरकार है वो यही तो चाह रही है कि जो चूँकि यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग पहनावे हैं, पसंद है, तमाम चीज़ें हैं। भाषा है, ये है। लेकिन सरकार तो यही चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन फलाना, मतलब वन-वन में बाँधना चाहती है यह सरकार। और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए संविधान बदलने की बात बार-बार हो रही है। क्या लग रहा है कि ये इस चुनाव के बाद संविधान बदल जाएगा, बदल दिए जाएँगे? क्योंकि अभी दिल्ली से भी खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई छात्रों ने मुझे फ़ोन किया, कुछ वीडियोज़ भेजे, तस्वीरें भेजी कि वहाँ कैसे पूरे डीयू के साउथ नॉर्थ कैंपस में झंडे, आज तो आईपी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में बजाते राम पर चर्चा हुई। राम पर जम के चर्चा हुई, उसमें पराक्रम पर्व करके शायद मनाया गया है, जिसमें 22 जनवरी को जन्मभूमि का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर 30 जनवरी जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, उसके बीच जितने लोगों का, महापुरुषों का जन्म तारीख है, खोज-खोज कर उन पे चर्चा हुई और वहाँ के छात्रों ने बताया कि गांधी जी पर एक और स्पीकर ने सिर्फ एक लाइन बोला कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। बस, काम समाप्त और राम पे चर्चा। तो अब क्या ये ज़बरदस्ती राम को या धर्म को हर जगह इंस्टीट्यूशन तक घुसा कर के हर के दिमाग में बस एक ही धर्म और एक ही विचार थोपने की कोशिश नहीं हो रही है? किस खतरनाक दौर से देख रहे हैं देश को जाते हुए, किस ओर? ये कोशिश है कि जो वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या ये अपील करेगा लोगों के बीच में? एक एक थोपना और एक ऑर्गेनिक रूप में लोग एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, दोनों में अंतर होता है। अब अब ये एक चूँकि ये सत्ता में है, एक दूसरे सोच के साथ ये है सत्ता में, अपनी अपने ढंग से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। क्या लोगों के बीच में ये स्वीकार्य होगा? कब तक स्वीकार्य होगा? जब तक सरकार चल रही है तब तक। तो ये एक ऑर्गेनिक जब जब कोई चीज़ ऑर्गेनिक नहीं होता, अब इस राम के देश में अगर राम को ही आप पढ़ाने लगे, सब चीज़ करने लगे तो थोड़ा-सा
ये अनयूजुअल हो जाता है, एक नॉर्मल हिंदू के लिए भी लगता है कि इट्स टू मच। तो क्या ये टू मच लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो ये सब चीज़ अभी तो ये टेस्टिंग का दौर है, जो हमने कभी ऐसा दौर नहीं देखा, तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन ये ये दौर क्या सही में रहेगा, कितना दिन रहेगा? क्या लोग सही इसमें रम जाएँगे? देखने वाली बात है। लेकिन मैं जिस हिसाब से जो मिजाज है इस देश का, मुझे नहीं लगता कि जो ये इतना ये अपील कर पाएँगे। आरएसएस 1925 से बनी हुई है। आरएसएस अभी भी पॉपुलर इमेजिनेशन में लोगों के नहीं है। अभी भी ये काम जो करते हैं, या तो फिर ये प्रोपेगेंडा चलाकर, या फिर माइथोलॉजी को हिस्ट्री के रूप में डालकर, या आप इंस्टीट्यूशन का, सरकार का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्गेनिक वे में, एक पॉपुलर इमेजिनेशन में अभी भी आरएसएस लोगों के बीच में नहीं है। तो ये है कि अब ये जो ये कर रहे हैं, क्या ये सही में अ, एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाएगा लोगों के बीच में, एक ऐसा हो जाएगा कि ये लोग सही में मान लेंगे? ऐसा अब लगता नहीं है। ज अगर इतिहास को देखें, चाहे समझ का, अपने ही समझ का इस्तेमाल करें, हमें नहीं लगता है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अपने ही हिंदू मित्रों से बात कर लें, अलग-अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से, तो मेरे ख्याल से एक जो पॉपुलर ओपिनियन, जो पॉपुलर जो मैंडेट लेकर कराएगा, कि वो भी इत इस इन चीज़ों से वो वास्ता नहीं रखना चाहेंगे कि तो टू मच ऑफ। मतलब आपका ये कहना है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब एक निर्मित है, हाँ, और ये निर्मित बहुत है। दिन टिकेगा नहीं, ये आप यस। कहना चाह रहे हैं। जी, जी, जी। लेकिन लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, जो मैं भी देख रहा हूँ, जैसे राम मंदिर का मसला पिछले 2-3 महीनों से तो जम करके ये पूरे देश में हुआ, 22 को पूरे देश में दिए जलवाए गए और लगा कि पूरा राममय देश हो गया। और इधर राहुल गांधी और इधर राहुल गांधी सामाजिक न्याय, अभी पूर्णिया या किशनगंज में उन्होंने जो ये मखाने का, उनको माला पहनाया गया था बड़ा सा, 10 किलो का शायद वो माला थी। उन उसका उदाहरण देकर बताया कि कैसे आम लोगों को, और वहाँ जो लोग आए थे, कि आर्थिक न्याय क्या है और कैसे आपके साथ आर्थिक अन्याय होता रहा है, कैसे सामाजिक अन्याय होता रहा है। और वो जो उदाहरण देकर समझा रहे हैं, उन चीज़ों को वे लोग समझ नहीं रहे हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं 500 भी अगर पेट्रोल की कीमत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई राम जी के साथ हैं। तो इस तरह की सोच सोच हो गई है। मैं अभी 1-2 दिन पहले एक दलित बस्ती में गया था किसी काम से, वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि जो इस देश में राम नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तान, मतलब जो इस तरह के नारे जो लगाते हैं, देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। तो मैंने कहा मजाक में कि ये बताइए कि जय श्री कृष्ण बोलने से काम चलेगा कि नहीं? तो नहीं, नहीं, दोनों तो एक ही है। भाई 33 कोटि देवी देवता है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि इस तरह की नैरेटिव लोगों को सेट कर जा रहा है उस बस्ती तक, दलित बस्ती तक, जिनके खाने के लाले पड़े हैं। एक शाम एक व्यक्ति किसी तरह कमा कर लाता है तो पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, फिर 2 दिन काम नहीं मिलता है। वे भी राम की भक्ति या धर्म में या इनके झांसे में आ गए हुए हैं, और सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जो राहुल गांधी या विपक्षी दल के नेता समझा रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं। इस दौर में तो लग रहा है कि जो बहुत सारे सरकार अपने इरादे पे का अपने अपने इरादे को फुलफ़िल करने में सक्सीड हो रही है। लोगों के बीच में एक कम से कम एक ये मैसेजिंग जो कर रही है, वो उसमें सक्सीड हो गई और लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मैं, मेरे ख़्याल से ये दौर है। मैं अभी भी उतना पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहूँगा। अच्छा, तो निराश आप नहीं हैं, आशा की किरण है आगे। मुझे लगता है कि एक दौर है, अभी चूँकि सब चीज़ हमारे नज़दीक से इतना इतना नज़दीक से गुज़र रहा है, तो हमें लगता है कि क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन रहेगा? क्या ऐसा ही जीवन रहेगा? लग रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें, तो कभी कम्युनिज़्म इतना ऑल प्रिवेलेंट था पूरे ईस्टर्न यूरोप में, बहुत सारे पार्ट ऑफ यूरोप में।
अब कभी एक ही ज़माने में हिटलर ने 20-25 साल ऐसा बंद समा ढाया जर्मनी पे कि लोग लगता था यही जीवन है, अभी ऐसे ही चलेगा। तो वो दौर है, अब इनके पास चूँकि सत्ता है, अब ये और इनके पास सत्ता के साथ-साथ इनके साथ पूरे जो प्रचार तंत्र इनके साथ है, तो अब ऐसा लगता है कि जो सबको ऐसे ही हो गए। ये है ज ये भी सच्चाई है कि एक वोकल तबका इनके साथ हो गया है, जो 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 इनको ये जो ये कह रहे हैं इनको मानने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे ख़्याल से अभी भी एक जो लार्ज तबका है, वो मानते हैं कि जो जो चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है और धीरे-धीरे इससे भी मोह भंग होगा। आप जब चाहे दलित का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, तो जब उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब वो कॉलेज पढ़ने जाएँगे और पता चला एक हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आपको 10 लाख रुपया एनुअल खर्चा करना पड़ रहा है। पब्लिक एजुकेशन नहीं है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह में आ गए और वहाँ भी आपके पास कोई एक स्टेट यूनिवर्सिटी जैसा पढ़ाई मिल रहा है, तो सवाल उठेगा। अब ऑलरेडी सवाल उठे रहे कि आपने जो भी नियुक्तियाँ की वो उतने क्वालिफ़ाइड लोग नहीं हैं, उस कैलिबर के नहीं हैं। तो लोग जब बात कर रहे हैं अभी, तो आई एम श्योर कि जो आने वाले वक़्त में ऐसा कितना भी ये कंट्रोल करके रखे मीडिया को, चाहे कितना भी ये पानी पैसे को पानी की तरह बहाए और कंट्रोल करे चीज़ों को। ये इनके वो ये ज़रूरी नहीं है कि इनके हाथ में ही सब चीज़ रहेगा। अभी चूँकि सब चीज़ नया-नया सब चीज़ इतना क्लोज़ से गुज़र रहा है, तो हमें लगता है कि जो ऐसा ही रहेगा। बट मेरी समझ जो भी है राजनीति की और इतिहास की, उससे लगता है कि ये एक दौर है जो गुज़र जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा और ये लड़ाई जो भी लड़ रहे हैं दूसरे तरफ, उनको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते रहना है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपना स्पेस खोना नहीं है, अपने स्पेस को बचा के रखना है और उन लोगों को पहचानना है, जो आपके साथ होते हुए भी उनके लिए खेल रहे हैं, उनके साथ उनकी उनके सोच मिलाकर चलने वालों में। तो ये लड़ाई है, अब ये सबकी लड़ाई है। एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये लड़ाई 1950 में नेहरू ने ही पहचान ली थी, इसकी जो इस देश को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज़ से है तो राइट विंग और ऐसे फासिस्ट फोर्सेस से है। तो ये लड़ाई तो शुरू से ही थी और अब आके इन लोग पूरे सत्ता में हैं। तो ये लड़ाई तो लड़नी है और लोग लड़ेंगे ही, लोग जो जिनको लगता है ये गलत हो रहा है, वो लड़ाई लड़ेंगे और तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं। जी, जी। तो ये लड़ाई लड़नी होगी और आज़ादी के आंदोलन के बाद जो फासीवादी ताकतें अभी हैं, उनसे भी देश के लोगों को लड़ना होगा। इस बातचीत का लबो-लुआब ये है कि यह जो दौर है, वह दौर भी चला जाएगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं, उन्हें सच के साथ खड़े होकर अपनी बात करनी रखनी होगी और लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। चलिए संजय जी आपने समय दिया हमसे बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।